वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो कि अभी पारित हुआ है दोनों सदनों में, तो उससे पहले इसकी पूरी स्टोरी क्या है और वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध विपक्ष ने क्यों किया, कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और समर्थन क्यों कर रहे हैं, और किस प्रकार से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ज़रूरी हो गया था, ये सारी बातें आइए आपको बताते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने इसको लोकसभा में पेश किया था। तो आखिर लोकसभा में पेश किया गया तो वक्फ का अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है, उसको समझने से पहले वक्फ बोर्ड क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड जो है वो बेसिकली क्या है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि डेडिकेट होती है किसके लिए, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। यानी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि मंदिर होते हैं, कुछ ट्रस्ट बनाए जाते हैं मंदिरों के जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम करते हैं, यानी कि गरीबों की मदद करते हैं और साथ ही साथ में मंदिरों को बनवाते हैं, कई कई जगहों पे स्कूल कॉलेज अस्पताल, तो एक प्रॉपर्टी होती है उनकी। तो उसी प्रॉपर्टी को रेफ़र करता है वक्फ। 1954 एक्ट के तहत वक्फ का निर्माण किया गया था और ये स्पेशली जो है मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, जो इसका हेड होता है, चीफ होता है, वो मुस्लिम होते हैं। तो किसी भी प्रकार की मूवेबल या इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है जिसका रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। अब वक्फ बोर्ड के साथ प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो 1995 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें कुछ लूप होल्स थे जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर के, टाइटल डिस्प्यूट को लेकर के, और जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन, सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि वक्फ जो है वो इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रहा था लैंड को। इसीलिए अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि कई जगहों पे ये देखने को मिला कि वक्फ की प्रॉपर्टी न होने पर भी वक्फ ने उस पर अपना दावा ठोका है। उसके बाद कुछ और इश्यूज़ थे, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो जो मिसयूज़ था पावर का, मुतव्वलीस जो इसमें होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे थे। कोई भी उनमें इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं था रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, और साथ ही साथ में वो अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा क्लेम करते थे, किसी भी प्रॉपर्टी को। इससे डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे, तो इससे जा कर के आगे कंडीशंस और क्रिटिकल हो सकती थी। इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब मेन रीज़न क्या है कि जिस पर ऑपोजिशन विरोध कर रहा है और कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट में उन लोगों को समस्या है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड का कौन करेगा, क्योंकि बिल लाया गया है तो बिल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वक्फ बोर्ड को चेंज किया जाएगा। और बिल में प्रपोज किया गया है कि नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है यहाँ पे, और साथ ही साथ में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वक्फ बोर्ड के लिए स्टेट लेवल पे। तो जो क्रिटिक्स हैं, यानी कि जो इस बिल के विरोधी हैं, वो यही चीज़ कह रहे हैं कि जब बोर्ड मुस्लिम्स का है और मुस्लिम्स के लिए जब बात होगी तो उसमें गैर मुस्लिम अगर रहेगा तो वो कैसे हमारे निर्णय ले पाएगा या कैसे हमारे पक्ष की बात रख पाएगा। तो एक तो सबसे पहला रीज़न ये है जिसके वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। और दूसरा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इशू, ये भी एक बड़ा इशू है। तो इस इशू का मतलब क्या है, तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज हु अपोज द बिल फ्लैग्ड मैनी प्रोविजन ऑफ द बिल इंक्लूडिंग अलाउइंग ओनली दोज हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर टू अलोकेट देयर प्रॉपर्टी टू द वक्फ। यानी कि सरकार ये कह रही है कि बिल को जो लोग अपोज कर रहे हैं उनका कहना ये है कि सरकार कह रही है कि जो लोग मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको मुस्लिम धर्म अपनाए हुए, वही अपनी प्रॉपर्टी अलोकेट कर सकते हैं वक्फ को। तो ये गवर्नमेंट किस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड करेगी कि वो 5 साल से ज़्यादा समय से वक्फ या फिर मुस्लिम धर्म को अपना करके मुस्लिम धर्म में रह रहा है, ये किस क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित होगा। तो ये एक तरीके से मुसलमान इसको अपने अधिकारों का हनन मान रहे हैं, और यही बात विपक्ष ने सदन में भी कही है। दूसरा, लैंड ओन बाय वक्फ इन इंडिया।
जो सबसे मेजर चीज़ हमें देखने को मिली है कि वक्फ के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टी स्पैनिंग 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया विद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 1.2 लाख करोड़, यानी कि 1.2 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। 9.4 लाख एकड़ की ज़मीनें हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वक्फ के पास। और देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट बोर्ड है वक्फ, जिसके पास इतनी ज़्यादा लैंड है। वक्फ बोर्ड जो है वो लार्जेस्ट लैंड ओनर है आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज़ के बाद इंडिया में, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सोचिए, मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी उसके लिए जो बोर्ड बनाया गया है वक्फ बोर्ड, उसके पास इंडियन रेलवेज़ और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा लैंड है। अब चेंजेस क्या होंगे जेपीसी के बाद? तो सेक्शन 40 के अंतर्गत जो वक्फ एक्ट है, जो वक्फ बोर्ड को एम्पावर करता है कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, और जो बोर्ड का डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा अनलेस कि वो रिवोक किया जाए या मॉडिफाई किया जाए वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जो बिल है अर्लियर फॉर्म में, यानी कि जो 2013 में एक बार अमेंडमेंट हुआ था और जो 1995 में अमेंडमेंट हुआ था, तो वो इस पावर को एक्सटेंड करता है। लेकिन अब जेपीसी के बाद क्या होगा? जेपीसी की रिकमेंडेशन के बाद जो अमेंडमेंट बिल है वो प्रपोज करेगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर above the rank of collector will investigate गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्लेम्ड एज वक्फ प्रिवेंटिंग अनवारंटेड क्लेम्स। यानी कि जब ये जो नया बिल आया है, इसके तहत जो गवर्नमेंट का ऑफिसर रहेगा कलेक्टर के अलावा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि जिस प्रॉपर्टी पर, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ ने क्लेम किया है, वो क्लेम किस हद तक सही है, तब वो लैंड वक्फ का लैंड माना जाएगा, नहीं तो वो लैंड वक्फ का लैंड नहीं माना जाएगा। उसके बाद अर्लियर जो ये बिल था वो वक्फ बाय यूज़र प्रोविज़न फॉलो करता था, यानी कि एक कैटेगरी जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो एक्नॉलेज की जाएगी वक्फ की, क्योंकि वो यूज़ की जा रही है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए कुछ टाइम से। लेकिन जो न्यू बिल है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस लाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो वक्फ के अंदर में ही रहेगी जब तक कि वो जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड ना हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई न की गई हो कि वो गवर्नमेंट की लैंड है। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर वक्फ ने किसी ज़मीन पे मस्जिद बना ली या अपना कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर बना लिया तो वो ज़मीन वक्फ की मान ली जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि जो ज़मीन है वो तो वक्फ की ही रहेगी, लेकिन अब उस ज़मीन पे अगर वक्फ अपनी दावेदारी करता है तो उस ज़मीन पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है बाद में, तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी और बाद में ये देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी सही में वक्फ की है या नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन होगा। नहीं तो पहले वक्फ का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता था। अब ये बिल जब लाया गया तो ये लोकसभा में तो आसानी से पास हो गया, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। 288 और 235 का मार्जिन था, उसके हिसाब से ये बिल वहाँ पे तो पास हो गया। लेकिन चैलेंज माना जा रहा था कि हो सकता है कि ये राज्यसभा में आसानी से ना पास हो पाए, लेकिन राज्यसभा में भी 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद ये बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। और इस पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि ये एक बड़ा सुधार है और ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा। और देखा जाए तो ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रही है, तो किसी को इतनी अलग से पावर देना और साथ ही साथ में उसको ये पावर दे देना कि अगर वो कोई भी लैंड पे अपना हक जताते हैं या कोई भी अपना रिलीजियस स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो लैंड उनका हो जाएगा, तो ये एक तरीके से बहुत सारे डिस्प्यूट का कारण भी बन रहा था। तो एक अमेंडमेंट की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट ने लाई। तो ये पूरा था इसकी जानकारी।
और आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, अगले नेशनल मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।